कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे प्रवक्ता पार्टी के और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई मनोज मिश्रा जी, पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो सभी यात्राओं में और उनके ही जनपद से यात्रा की शुरुआत हुई थी अयोध्या से, भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे निवर्तमान महासचिव भाई दिनेश पटेल जी, सभी साथियों का, जिनका अरविंद बाल्यान जी हमारे जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर के, सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी जिलाध्यक्षों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सफल पदयात्रा आपने आयोजित की। हमारे बीच में किसान प्रकोष्ठ, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी जी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। अच्छा, टेंट वाले हैं तिरुपति बालाजी टेंट वाले, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए जो आपको छांव दे रहे हैं। हमारे दिल्ली के जितने भी निगम पार्षद हैं उनका भी बहुत सारा अभिनंदन, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। साथियों और दोस्तों, जब ये पदयात्रा का कार्यक्रम मैं तय कर रहा था तो मेरे सामने कई सवाल आए और मुझे कई लोगों ने कहा कि इस गर्मी में तो पदयात्रा के बारे में आप सोचिए भी मत, पदयात्रा करना तो दूर, सोचिए भी मत इस गर्मी में पदयात्रा के लिए। 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, 47 डिग्री टेम्परेचर होगा, पारा 50 तक पहुंच जाएगा, पदयात्रा मत करो। मैंने उस दिन अपने मन में सोचा, अगर इस देश के लोगों को जगाना है, हम बातें तो कहते हैं खून और पसीना बहाने की, खून तो छोड़ो, खून बाद में बहा लेंगे, पहले पसीना बहाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसलिए अगर नौजवान की बात आप करते हैं, किसान की बात आप करते हैं, माता और बहनों के मुद्दे को अगर उठाना चाहते हैं, तो इस धूप में चलकर आम आदमी पार्टी के शेरों ने साबित किया कि अभी पसीना बहा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो खून भी बहाने का काम करेंगे। और जैसा मैंने बार बार कहा, मुझे अपने उन साथियों से ज्यादा ऊर्जा मिलती है जो अभाव में भी अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन पार्टी के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं, दिन रात। हमारे बीच में सेना के जवान भी बैठे हुए हैं। हरेंद्र भाई का मामला मैंने देश की सदन में उठाया था। चंदू चौहान जी यहां पे बैठे हुए हैं, उनका भी मामला मैंने कल सुना और कल उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका भी मामला, जवानों का मामला मैं प्रेस वार्ता करके उठाने का काम करूंगा। इस देश का जवान जो सरहदों पर रह के भारत माता की रक्षा करता है, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करता है, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रह के भारत की रक्षा करता है, उस जवान के साथ नौकर जैसा व्यवहार किया जाएगा तो इस बात को आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने सदन में मामला उठाया, आगे भी इसको उठाएंगे। साथियों और दोस्तों, जब हम नौजवान की बात करते हैं तो अभी पेपर लीक का मुद्दा बहुत गर्म है, लेकिन जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या क्या लीक नहीं हुआ। लेखपाल की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। सिपाही की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। दरोगा की परीक्षा हुई,
पेपर लीक हो गया। यहां तक कि पीसीएसजे की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। डॉक्टर इंजीनियर बनने की परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। और अभी तो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 22 लाख नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यह इसलिए हो रहा है कि इस देश का नौजवान सड़कों पर नहीं उतरता। अगर इस देश का नौजवान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाए तो मोदी नहीं, मोदी के 10 पुश्ते भी हिम्मत नहीं करेंगी पेपर लीक करने का। 22 लाख में 2 लाख नौजवान अगर सड़कों पे आ जाए तो हिम्मत नहीं है मोदी सरकार की कि दोबारा पेपर लीक हो जाए। क्या आपको लगता है ये पेपर लीक, ये ऐसे ही पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक ऐसे नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के मिलीभगत के कारण हो रहा है। ये पेपर लीक भाजपाइयों के कारण हो रहा है। इसके सबसे बड़े दोषी ये लोग हैं। और कारोबार कितना बड़ा है? 8 से 10,000 करोड़ का पेपर लीक का कारोबार है। 8 से 10,000 करोड़ का। आप सोचिए 60 लाख रुपए में नीट का पेपर बिका और 22 लाख छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने, किसी ने 30 लाख में पेपर खरीदा, किसी ने 20 लाख में पेपर खरीदा। बड़े परिश्रम से तैयारी की। मां बाप ने पेट काट के नौजवानों को कोचिंग कराया। दिल्ली में कोचिंग कराई, गाजियाबाद में कोचिंग कराई, मेरठ में कराई, प्रयागराज में कराई, लखनऊ में कराई, आगरा में कराई, अलीगढ़ में कराई कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारी बिटिया डॉक्टर बनेगी। हमारे दिल्ली में रहने वाली अंशिका पांडे, वो बच्ची 4 अंकों से रह गई थी पिछली बार। इस बार बड़ी मेहनत से उसने तैयारी की, परीक्षा दिया। उसको उम्मीद थी कि डॉक्टर बनूंगी, लेकिन क्या पता था कि मोदी के राज में पेपर लीक हो जाएगा और उस बच्ची ने आत्महत्या कर दी। लखीमपुर के नौजवान ने आत्महत्या कर ली, गोवा के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। 4 लोगों ने अब तक अपनी जान दे दी। ये नीट के पेपर लीक के कारण जिन 4 लोगों ने अपनी जान दी है, ये आत्महत्या नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई हत्या है, हत्या है और हत्या है। किसकी जवाबदेही है? कौन सुनता है आपकी बात? और क्यों नहीं सुनता? कभी आपने सोचा? मेरे दोस्तों, इसलिए नहीं सुनता क्योंकि मोदी को मालूम है, योगी को मालूम है, अभी तो नौजवान नीट के पेपर लीक से परेशान है, सिपाही दरोगा के पेपर लीक से परेशान है, हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक से परेशान है। जैसे ही चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान का गेम खेला जाएगा और ये नौजवान हमारी तरफ आके लाइन में लग के वोट दे देगा। इसलिए नहीं डरते। जिस दिन आप अपने पेपर लीक के नाम पर बीजेपी की जमानत जब्त कराना शुरू कर दोगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है पेपर लीक करा दे। लेकिन उनको मालूम है एक पुड़िया फेंकना है, सारा काम हो जाएगा। कौन सी पुड़िया? हिंदू मुसलमान। व्हाट्सएप पर दिन भर यही मैसेज आता रहता है। सारा गोदी मीडिया इसीलिए यही चर्चा करता रहता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी गई नौजवानों। अगर जरा सा भी आपके अंदर स्वाभिमान होता तो मुझे तो याद है 2022 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, यूपी के नौजवानों तुम चिंता मत करना, गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे।
किससे रोजगार देंगे? यूपी वाले इतने गए गुजरे हैं कि मोदी समझता है उनको गोबर से रोजगार दिया जा सकता है। तुमको गोबर से नौकरी का काबिल समझता है मोदी, समझ लो क्या इज्जत है तुम्हारी। लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने तो बंसराज दुबे जी जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे भी कहा था, और अंजनी मिश्रा जी जो हमारे श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनसे भी कहा था कि भाई एक बार गोबर का कंडा लेके चले जाओ भाजपाइयों के पास कि 4.5 साल हो गया, कम से कम गोबर से तो रोजगार दे दो, गोबर का रोजगार हम देखना चाहते हैं। फिर क्या बोले एक सभा में मोदी जी, 2019 में लोकसभा के चुनाव में प्रचार कर रहे थे, कहने लगे यूपी के लोगों चिंता मत करना, कोई तकलीफ है? बोले हां साहब, स्कूल गांव में बहुत खराब है। बोले अच्छा। बोले और? बोले साहब अस्पताल बहुत खराब है, मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, डॉक्टर आता नहीं, दवा मिलती नहीं। बोले अच्छा। बोले और? बोले गांव की सड़कें टूटी हुई है, पानी की टंकी बनती है, उद्घाटन से पहले टूट जाती है। बोले अच्छा। और क्या समस्या है तुम्हारी? बोले साहब खाने में सम्मान नहीं मिलता, गालियां दी जाती हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव होता है। कहने लगे सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। क्या बोला 19 के चुनाव में मोदी जी ने? बोले स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। यूपी की जनता ने पूछा क्या समाधान है मोदी जी? तो कहने लगे अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता एक बार चुप रही, दूसरी बार फिर बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर जनता चुप रही, तीसरी बार फिर पूछा बताओ गांव-गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता डर के मारे कहने लगी होना चाहिए। अनिल झा जी, प्रधानमंत्री की जुबान इतनी काली है कि उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में शमशान बन गया। ऐसा आदमी चाहते हो देश का प्रधानमंत्री? ऐसा चाहते हो क्या? प्रधानमंत्री स्कूल नहीं बनाना चाहता, अस्पताल नहीं बनाना चाहता, डबल इंजन की मोदी योगी की सरकार तुम्हारे लिए सड़कें नहीं बनाना चाहती, बिजली और पानी साफ नहीं देना चाहते, वो आपके लिए शमशान बनाना चाहते हैं। क्या हुआ, एक मंत्री जी जा रहे थे, बिल्कुल ठीक था अनिल झा ने, हम हिंदू हैं लेकिन हमें गुंडा हिंदू नहीं बनना है, अच्छा हिंदू बनना है, हिंदू धर्म को मानने वाला हिंदू बनना है। हम हिंदू हैं लेकिन हमको नफरत करने वाला हिंदू नहीं बनना है, हमको मोहब्बत और भाईचारा फैलाने वाला हिंदू बनना है। हम हिंदू हैं, हम भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन उस भगवान श्री राम को मानते हैं जो सबरी का जूठा बेर खाते हैं, जो निषाद राज को साथ लेके चलते हैं। हिंदू धर्म की ठेकेदारी भाजपाइयों पर नहीं है, ये राम मंदिर के गेट कीपर नहीं है, ये हमसे सवाल नहीं करेंगे कौन वहां जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमारी जितनी बार मर्जी होगी हम राम के मंदिर में भी जाएंगे और राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास भी करेंगे। ये तो राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करने वाले लोग हैं। देखा था ना? देखा था नहीं देखा था? 5 मिनट में कितना लूटा था? 16.5 करोड़। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदा था भाजपाइयों ने। कितने का घपला किया था राम मंदिर के नाम पे? 5 मिनट में 16.5 करोड़ का। तो मैंने नारा दिया था राम के नाम पे चंदा चोरी,
राम के नाम पे जोर से बोलिए भाई, राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नारा हमने दिया था। तो चंदा चोरों से हमें सीखने की जरूरत। आज एक पत्रकार मिल गया मुझे, विधायक जी, एक पत्रकार मिल गया, कहने लगा अरे कल आपकी सभा समाप्ति के बाद आपके लोग जहां पे रात्रि विश्राम कर रहे थे वहां तो राम भजन हो रहा था, उसके साथ आप भी बैठे हुए थे, फिर वहां कृष्ण का भजन हो रहा था, वहां पर आप भी बैठे हुए थे।